हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स का आप कोई भी पेपर दें, चाहे वो आप बोर्ड के लिए दें या फिर कंपटीशन के लिए, ग्राफ तो पूछे जाने ही हैं। आपके एग्जाम में करीब 3 से 4 ग्राफ आने के, ग्राफ वाले क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ग्राफ लिए हैं। ऐसे ग्राफ कि भाई इसके बाद अगर कंपटीशन में भी आपका ग्राफ आएगा तो आप इसके बाद बना दोगे। तो सिर्फ 10 ग्राफ की बात है और सिर्फ 20 मिनट की बात है। ईमानदारी से आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपके एग्जाम के लिए या आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार होने वाली है। तो बस यही कहूंगा, इस वीडियो को ईमानदारी के साथ देखिए और उसके बाद कोई भी सैंपल ऊपर उठाओ, आपको जो है अलग ही चमक आपके चेहरे पर देखने को मिलेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लास। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे ग्राफ हैं, बस वो इन 4 ग्राफ से आपके बन जाएंगे। आपको बस ये 4 रूल समझ लेने हैं। देखिए, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या डिस्टेंस हो या फिर वो फोर्स या टाइम हो या कुछ भी। हाँ, जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा आपका लीनियर। जब दो क्वांटिटीज, जैसे कि मान के चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, इसमें काम बन जाएगा बस आपका। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा आपका इस शेप का। अगर इन दोनों के बीच में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है तो फिर यही जो ग्राफ है ना, बस थोड़ा सा डीप हो जाएगा, है ना, जिसको हमने इस तरह से दिखा दिया। अगर ये 1/r³ को फॉलो कर रहा है, ई और आर, तो यही ग्राफ ना आपका और डीप कर देना है इसको कुछ इस तरह से, तो ये बन जाएगा, है ना। बस इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर काम चल जाएगा। सेकंड चैप्टर में पूरी की पूरी लिस्ट आपको बता के दे दूंगा। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फॉर ए पॉइंट चार्ज, हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज के कारण वो होती है इतनी 1/4πε0 Q/r²। तो हमें ग्राफ बनाना है ई और आर के बीच में। इसमें दिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, बोला 1/r²। तो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का। हाँ, अभी सेकंड वाले ग्राफ पर आते हैं। सेकंड ग्राफ है हमारा, पहला था पॉइंट चार्ज के लिए, अब है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। तो ई और आर के बीच में आपको ग्राफ देखना है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो रिलेशन है लीनियर चार्ज वायर के केस में वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप पहली स्लाइड पर हम देखेंगे 1/r, तो आप देखोगे आपको कर्व वैसे ही मिलेगा 1/r²। थोड़ा सा और डीप हो जाता है ना, और डीप हो जाता ना, तो आपको ये कर्व मिल जाएगा। नाउ अभी आपको देखना है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो ग्राफ होगा ई और लैम्डा के लिए वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो इसमें तो आपको दिमाग लगाना नहीं। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है थर्ड नंबर का। इस ग्राफ में क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में कर्व बनाना है। मैं बात करता हूं स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर या कंडक्टिंग शेल। तो इन तीनों केसेस में जो हमारा चार्ज होता है वो सरफेस पर ही रहने वाला है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, ठीक है। तो ग्राफ होगा वो सेम बनेगा। नाउ तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हॉलो शेल और सॉलिड स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। नाउ तो अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इंटीरियर में होती है 0, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान रखना है कि सरफेस पर होती है मैक्सिमम, क्योंकि भाई कोई भी चीज एक जगह पे तो मैक्सिमम होगी ना, तो सरफेस पे मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम इसकी सरफेस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नाउ तो अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कहां तक, क्या यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हाँ 0 है। क्या यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हाँ 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कहां तक, सरफेस तक, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सरफेस पर सारे चार्जेस हैं तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी मैक्सिमम। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपकी 0 है। कहां तक, जब तक कि हम इसकी सरफेस पर नहीं आ जाते। तो जैसे ही आप सरफेस पर आए तो आपने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि मैक्सिमम। तो आपने देखा कि भाई जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए ग्राफ कुछ आपका ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो आपका ऐसा हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है जब रेडियस के बराबर हो जाएगी तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 4 में से ये वाला जो ग्राफ है ये बेस्ट सूटेड है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ना इस फोर्थ ग्राफ में हमें देखने को मिल रहा है कि हमें ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान दीजिए,
देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कह रहा है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि चार्ज जहां पर मतलब जो सारा का सारा चार्ज है वो सरफेस पर नहीं आएगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ऐसा होने वाला है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। क्या समझे ना, सारा का सारा चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिख के दे, ऐसा भी दे सकता है कि E वर्सेस R फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर सिर्फ इतना लिख के दे दिया तब भी आपको ये वॉल्यूम वाला केस कंसीडर करना है, क्योंकि कई सालों तक ये पूछा जा रहा है और इसी तरह से लिख करके पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो है ये होती है जीरो, एकदम सेंटर के एग्जैक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी 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 और कहां तक बढ़ी, सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस पर आते आते, क्योंकि जब आप सरफेस पर अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे ना तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज यानी कि पूरा का पूरा चार्ज कवर हो जाएगा, है ना। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो गई मैक्सिमम, ठीक। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पिछले वाले केस में नहीं थी क्योंकि चार्ज इंटीरियर में था ही नहीं, लेकिन इस बार तो है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ज्यादा, क्यों, क्योंकि अब इसने और ज्यादा चार्ज इस एरिया के अंदर एनक्लोज हो गए। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा, क्यों, क्योंकि अब और ज्यादा चार्ज एनक्लोज हो गया ना, समझे ना। देखिए तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, जीरो से बढ़ रही है और सरफेस पे पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम। फिर जब आप सरफेस से बाहर निकलेंगे तो ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो कुछ आपका इस तरह का बनने वाला है। कैसा बनेगा, देखिए ये आपका E हो गया और ये आपका यहां पर हो गया R। तो ग्राफ आपका बनेगा, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है यानी कि स्ट्रेट लाइन, कैसे बताता हूं अभी, और उसके बाद सरफेस पर पहुंचने पर हो गई ये मैक्सिमम, ठीक है। ये सरफेस पर पहुंचने मैक्सिमम होगी और उसके बाद ये फिर से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेशन करता हूं तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम इंटीरियर में निकालते हैं इनसाइड तो आता है 8/3 R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बाय डेफिनेशन और डेरिवेशन हम ऐसा कह सकते हैं, और यहां पर आप जानते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और ये जो डिस्टेंस है जहां पर ये मैक्सिमम होती है वो डिस्टेंस है रेडियस, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है फोर्स एंड 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में, दैट मींस फोर्स एंड 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। नाउ अभी कहा जा रहा है कि आपके पास 2 पेयर ऑफ चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, ये दूसरा पेयर ऑफ चार्ज है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, इन दोनों चार्जेस मान के चलो ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, अब इन दोनों बीच में कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, बिकॉज दोनों चार्जेस हैं, फोर्स लगेगा दूसरे वाले पेयर के बीच में भी 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, क्लियर है तेरी बात। नाउ लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्स के मैग्नीट्यूड की तो ये पॉजिटिव है 1 और 2 और ये आपका 1 और 3 नेगेटिव है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये वाले केस में पॉजिटिव आएगा और ये वाले केस में आएगा नेगेटिव, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है फोर्स और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में, है ना। तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि फोर्स, अच्छा यहां पर ये नहीं कहा गया कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है फोर्स और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। बोला सर यहाँ पे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, नहीं। अगर वो ऐसा कहता कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में आपको ग्राफ बनाना है तो आप ऐसा इसको फॉलो करते। यहाँ पर तो कह रहा है साफ साफ कि फोर्स और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि फोर्स, अगर ये मीडियम कांस्टेंट है, दोनों चार्जेस कांस्टेंट, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो फोर्स और डिस्टेंस मतलब 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में ये डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा है ना। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि फोर्स और 1 अपॉन R स्क्वायर, फिर से कह रहा हूं कि ग्राफ हम फोर्स और डिस्टेंस के बीच में बनाते तो ऐसा बनता, लेकिन ग्राफ हम बना रहे हैं फोर्स और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में, जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। अच्छा पहली चीज, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहां पर 1 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज R स्क्वायर है तो वो तो पॉजिटिव आने वाला है, स्क्वायर लगाए तो यहां पर जो ग्राफ है वो आपका, एक बार आप +f लोगे और नीचे की साइड लोगे -f,
समझे, बात समझ में आ रही है। तो देखो ग्राफ कैसा बनने वाला है आपका, तो पहले वाले केस में आप देखेंगे कि 1 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम है, और दूसरे वाले केस में आप देखेंगे कि 1 माइक्रो कूलाम और -3 माइक्रो कूलाम है। तो आप इतनी बात तो जानते हो कि भाई इसका फोर्स पॉजिटिव के साथ साथ इन दोनों का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, स्मॉल फोर्स होगा, हाँ स्मॉल। और यहां पर क्या होगा भाई, फोर्स नेगेटिव होगा और इसके साथ साथ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये ज्यादा होगा, बिकॉज 1 और 3 है, ये 1 और 2 था, तो यहां पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये लार्ज है। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस इज आपका +F और नीचे की साइड हो जाएगा -F, ठीक है, ये -F, ये +F -F, चलिए। और यहां पर क्या है 1/r²। तो जो ग्राफ बनने वाला है ये आपका ऑब्वियस सी बात है लीनियर होगा, बिकॉज फोर्स और इसके बीच में लीनियर रिलेशन है। तो यहां पर आपने इसको θ1 नाम दे दिया, देने की जरूरत नहीं है θ1 नाउ। ये आपने यहां पर आप लिख सकते हैं भाई फॉर कौन से पेयर के लिए, 1,2 माइक्रो कूलाम के लिए। और यहां पर आप देख रहे हो ना फोर्स बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा है तो हम इसका स्लोप भी ज्यादा बताएंगे, और ये θ2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये आपका सेकंड वाले पेयर 1, -3 के लिए -3 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका कर्व बनने वाला है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ की कैटेगरी में मैं रख रहा हूं, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा रहा है आपका जेईई नीट एम्स वगैरह में, और बोर्ड्स के भी चांसेस बहुत बने रहते हैं। देखिए यहां पर क्या है ना, दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल है A एंड B। कॉन्सेंट्रिक समझते हो, मतलब एक स्फेरिकल शेल ये हो गई और दूसरी स्फेरिकल शेल ये हो गई, ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। इसको आपने नाम दे दिया A और इसको आपने नाम दे दिया B, मान के चलिए। इसकी रेडियस RA है, दूसरे वाले की रेडियस RB। तो मैंने मान लिया कि अंदर वाले की रेडियस RA, बाहर वाले की रेडियस RB। कह रहा है कि RB जो है वो बड़ी रेडियस है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये बड़ी रेडियस है और इसकी रेडियस जो है छोटी होगी ना। चार्ज्ड टू QA एंड QB, अंदर वाले को आपने चार्ज दिया QA और बाहर वाले को चार्ज दिया -QB। भाई -QB, नोट टू बी पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। देखिए यहां पर आपने क्या किया कि इसको चार्ज दिया +QA, मतलब +5 माइक्रो कूलाम या 5 कूलाम, ठीक है। इसको दिया -QB, कितना दिया -QB, तो क्या मैं इसको -5 कूलाम कह दूं, नहीं, रुको, इसमें कह रहा है QB इज ग्रेटर देन QA, मतलब कुछ ऐसा है कि QB की वैल्यू QA से ज्यादा है। मतलब आपने क्या किया कि अंदर वाले को चार्ज दे दिया 5 कूलम और बाहर वाले को दे दिया माइनस का तो, लेकिन 5 से ज्यादा लिख के दे रहा है ना, QB इज ग्रेटर देन QA, ठीक है। तो बाहर वाले को मिल गया, मतलब इसको मिल गया 5 कूलम और इसको मिल गया -7 कूलम। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर से पास होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेगी, अगर आप यहां से इसके अलोंग देख रहे हो तो अब आपको ग्राफ बताना है भाई आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है ग्राफ। तो बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप चार्ज दोगे तो कंडक्टिंग शेल है, तो जो चार्ज होगा वो सारा का बाहर जाएगा। तो आपने इसको QA चार्ज दिया, या मैं कह रहा हूं चलो आपने इसको यहां पर दूसरे कलर की पेन का मैं यूज कर रहा हूं, या मैं कह रहा हूं कि आपने इसको चार्ज दिया +5 कूलम, तो ये चार्ज तो इसकी सरफेस पे आ गया बाहर, ठीक। और आपने इसको दिया -7 कूलम, तो भाई ये जो -7 है ये भी इसकी आउटर सरफेस पे आएगा, क्योंकि चार्ज जो भी दोगे वो आउटर सरफेस पे आता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। नाउ अभी देखिए, अब होता क्या है कि इसको आपने +5 कूलम दिया था ना, तो +5 कूलम में से ये +5 कूलम में से यहां पे देखो अंदर की साइड कितना आ जाएगा, ये +5 कूलम यहां पर -5 कूलम को इंड्यूस कर लेगा, कुछ चार्जेस को इंड्यूस कर लेगा ना -5 कूलम को, ठीक है, और प्लस का 5 भेजेगा, रह जाएगा ऊपर, समझे, होगा कि नहीं होगा, प्लस का 5 आ जाएगा ऊपर। तो इस पर नेट चार्ज कितना बचा, इस पर नेट चार्ज कितना बचा, इस पर नेट चार्ज आ गया -2 कूलम। बात समझने की कोशिश करिए। चलिए मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि QA चार्ज आपने इसको दिया, यहां पर आ गया, अब -QB आपने इसको दिया, यहां पर आ गया। अब ये +QA अंदर की साइड इंड्यूस कर लेगा -QA, तो बाहर बचेगा +QA, क्योंकि जितने अगर नेगेटिव चार्ज अंदर आए तो पॉजिटिव चार्ज बाहर रह जाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज बाहर। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बच गया, नेट चार्ज बचा QA -QB,
तो नेट चार्ज कितना बचा, नेगेटिव। लेकिन जीरो है क्या, ये जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। समझ में आ गया। चलिए तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर में एकदम यहां पर तो जीरो है क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ती है और यहां तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम तो नहीं होगी, जो है कम हो जाएगी ना। अब इसके बाद क्या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरफेस पर नेट चार्ज तो है लेकिन कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप यहां पर देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूं तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अंदर वाले के लिए बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो है, ठीक है। और फिर यहां पर आप आए पहले वाले स्फीयर की सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी मैक्सिमम हो गई और यहां से जीरो नहीं हुई, क्यों, क्योंकि सरफेस पे इस पे चार्ज है, जीरो नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में गई क्योंकि नॉन जीरो है, तो इसके बाद ये कुछ इस तरह चलेगी। तो ग्राफ आपका बनेगा ये पहला वाला, समझे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रख रहा हूं और अब इन ग्राफ को आपको समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपका ग्राफ पूरी तरह से सही है, आपको देखने को मिल रहा है और बढ़िया क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। देखिए इस बार आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के लिए, बट दिस टाइम फॉर टू चार्जेस। पहला जो क्वेश्चन था पहले नंबर का क्वेश्चन वो सिंगल चार्ज के लिए था, यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि कोई भी केस बनेगा आप बस बना ले जाओगे। इन ग्राफ को नहीं देखना, मैं आपको खुद से ग्राफ बनाना सिखाता हूं। देखिए तो सबसे पहले आपने मान लिया कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इन दोनों चार्जेस के कारण आपको E वर्सेस R ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को यहां पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए तो मैंने माना कि वाई एक्सिस में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस में होगी डिस्टेंस। बस इस ग्राफ में आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है कि जब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी या कहूं नेट फोर्स जब राइट साइड होगा तो कर्व आपका इस तरह का बनेगा, अपवार्ड। कैसा बनेगा, अपवार्ड। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स आपका राइट साइड है तो ऊपर की साइड कर्व बनेगा, कैसा बनेगा, ऊपर की साइड, ठीक है, समझे ना, मतलब ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अगर लेफ्ट में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो कर्व आपका नीचे की साइड बनेगा, कैसे बनेगा, नीचे वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, मैं आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव के लिए करके दिखा दूंगा, आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना होता है कि हमने मान लिया कि यहां पर E वर्सेस R ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमने ले लिया, तो इन दोनों के कारण इस छोटे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा, राइट साइड फोर्स लगेगा तो कर्व बनाना है ऐसा। थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक जा रहे हैं, नहीं इस क्वेश्चन के ऊपर अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कर्व बना दिया आपने कुछ इस तरह का, ठीक ना। अभी अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो इन दोनों के कारण जो नेट जो फील्ड होगी वो कहां बनेगी, इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट में। अब लेफ्ट में है इसका मतलब आप देख रहे हो यहां पे मैं लिखा के रखा है आपको, लेफ्ट में है तो कर्व बनेगा नीचे की साइड कुछ इस तरह का, ठीक है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में। नाउ अभी आप देखिए, मतलब लोअर पोर्शन में। नाउ अगर मैं देखता हूं यहां पर इन दोनों के बीच में कर्व कैसा बनेगा, तो सेंटर में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, ठीक है, या चलो मैं ऐसा कहता हूं कि यहां पर इसके पास में मैंने रख दिया, यहां पर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी या किसकी स्ट्रॉन्गर होगी। तो देख रहे हो, अगर इस चार्ज पे फोर्स चेक कर रहा हूं तो ये वाला जो चार्ज है ये पास में है और ये वाला चार्ज इसके दूर है, तो इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इंपैक्ट इस डायरेक्शन में होगा जो कि राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी आपकी कुछ इस तरह से, ठीक है ना, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से ना। अभी देखो, अब मैं अगर इसको रखता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे, मतलब इसके क्लोज, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट की साइड, क्योंकि ये वाला चार्ज क्लोज है ना, तो फिर इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का, समझे। तो जो ग्राफ हो जाता है वो आपका कुछ ऐसा हो जाता है, समझे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर मुझे ग्राफ बनाना है
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब डायपोल के लिए ग्राफ बनाना है, तब कैसा बनेगा। सबसे पहले अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये वाला तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव ज्यादा क्लोज है इस पॉजिटिव के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है तो आपको पता है ग्राफ कैसा बनना चाहिए, लेफ्ट साइड है तो ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह का, नीचे की साइड है, ठीक है। नाउ अभी देखो जरा, अभी अगर मैं यहां पर एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की साइड हो जाएगी, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। चलिए अब अगर मैं सेंटर में, मतलब इसके बीच में चेक करता हूं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां रखूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है जरा बताओ मुझे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, पॉजिटिव चार्ज भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा राइट साइड, और नेगेटिव चार्ज भी इसी साइड बनाएगा, है ना। तो जो ग्राफ होगा इन दोनों के कारण वो ऊपर की साइड, मतलब ऊपर वाले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। अभी यहां पर अगर मैं इसके भी क्लोज रखता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, तो ग्राफ आपको ऊपर की साइड ही बनाना है, तो ये जाकर के मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं बोला सर उल्टा बना दूं, ऐसा बना दूं तो नहीं, ठीक है ना।